तो जो ग्लैंड है वो हम बोल सकते हैं कि वो तीनों जर्म लेयर से, किसी भी जर्म लेयर से ओरिजिनेट कर सकता है, क्योंकि एपिथेलियल जो सेल है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो भी तीनों जर्म लेयर में से किसी भी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो सकता है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक्टोडर्मल ओरिजिन का अगर है तो उसका एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड्स। मेसोडर्मल ओरिजिन का है तो गोनाड्स। ठीक है, गोनाड्स यानी कि टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गए। एंडोडर्मल ओरिजिन का है तो थायराइड ग्लैंड। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब ये हमने देख लिया। अब होता क्या है कि ये जो ग्लैंड्स है ये या तो एक, जैसे मैंने बताया, एक सिंगल टिश्यू, सॉरी एक सिंगल सेल भी हो सकता है या नंबर ऑफ सेल्स हो सकता है। तो अब हम इनके क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी कि जो सेकेंड टॉपिक जो भी हम देखेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, कि हम ग्लैंड्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो हर चीज को क्लासिफाई करने का एक बेसिस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिस, जिस बेसिस पे हम ग्लैंड्स को क्लासिफाई करते हैं, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि या तो वो यूनिसेल्युलर हो सकता है, क्योंकि अगर एक सेल से बना होगा तो यूनिसेल्युलर ग्लैंड होगा, और अगर एक से ज्यादा सेल से बनेगा तो हम उसे कहेंगे मल्टी सेल्युलर ग्लैंड। ठीक है, और इसका डायग्राम जब मैं दिखाऊंगी तो तुमने अगर एनसीईआरटी खोल रखी है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एनसीईआरटी में ये डायग्राम तो दे रखा है, ये वाला। ठीक है, तो इस ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें एटलीस्ट विजुअलाइज करना चाहिए कि ये यूनिसेलर का है कि मल्टी सेलर का है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि एक ये इसका पिक्चर दे देगा और तुमसे पूछेगा कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये यूनिसेलर ग्लैंड है कि मल्टी सेलर ग्लैंड है। ठीक है, तो ये एक सिंगल सेल से बना है इसलिए इसको यूनिसेलर ग्लैंड बोलते हैं। ये मल्टीपल सेल से बना हुआ है इसलिए इसको मल्टी सेलर ग्लैंड बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? गॉबलेट और पैनेथ सेल्स। और इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑल ग्लैंड्स एक्सेप्ट गॉबलेट एंड पैनेथ सेल्स। तो कितना आसान हो गया, ये दोनों यूनिसेलर सिर्फ दो होते हैं, गॉबलेट सेल्स और पैनेथ सेल्स, और सारे ग्लैंड्स एक्सेप्ट दीज टू वो सारे के सारे मल्टी सेलर होते हैं। तो ये बहुत आसानी से हमें समझ में आ गया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है, ये पहला क्लासिफिकेशन का मेथड हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन का जो होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सेक्रीशन। ठीक है, कि इनका मेथड ऑफ सेक्रीशन कैसे है। लास्ट क्लास में हमने ये चीज डिस्कस की थी, कहीं पे आया था ये चीज, कि इस बेसिस पे हम इन्हें दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वे सारे ग्लैंड होते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं, यानी कि उनमें ग्लैंड तो प्रेजेंट होता है लेकिन डक्ट प्रेजेंट नहीं होता। और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो सारे ग्लैंड होते हैं जिसमें कि, यानी कि ये हम बोल सकते हैं सेक्रीटरी यूनिट प्रेजेंट होता है, सेक्रीटरी यूनिट प्रेजेंट होता है लेकिन डक्ट प्रेजेंट नहीं होता। वहीं पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनमें कि सेक्रीटरी यूनिट भी प्रेजेंट है और डक्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सेक्रेटरी डक्ट जैसा मैंने बोला एब्सेंट है, इसमें जैसे है प्रेजेंट है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट एब्सेंट होती है तो वो अपना सेक्रीशन जो होता है डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देता है। और तुम्हें पता है कि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है कि the secretions are the secretions are poured directly into the fluid bathing the gland। मतलब क्या हुआ, फ्लूड बाथिंग द ग्लैंड का मतलब यही हुआ कि ब्लड में या जहां पर भी ये पाए जाते हैं वहां पर बट सेक्रीशन डाल देते हैं। ठीक है, फिर वहां से जो सेक्रीशन है वो टारगेट ऑर्गन, अगर वो जो भी टारगेट ऑर्गन है वहां पर चला जाता है। तो वो क्या क्या है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, तो यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स। वहीं पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनमें डक्ट प्रेजेंट होता है। तो डक्ट जो है उस सेक्रीशन को पर्टिकुलर जगह पे लेकर जाएगा और वहीं छोड़ेगा, इसे ब्लड में नहीं छोड़ता है। ठीक है, आवाज तो आ रही है ना? यस मैम। ठीक है,
तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। तो ये मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। अच्छा एक सेकंड। ठीक है, यस मैम। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है क्योंकि इसमें ये ड्रग प्रेजेंट होता है तो ये डायरेक्टली सेक्रीशन को जहां पे चाहिए वहीं डालेगा, ब्लड में नहीं डालेगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे म्यूकस, ठीक है, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, ये सारे जितने भी चीजें, या फिर यहाँ तक कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे पैनक्रियाटिक एंजाइम हो गया, HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सारे चीज भी होंगे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू ही जाते हैं। ओके, तो दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इसके अलावा ऐसे भी ग्लैंड आते हैं जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं। हेट्रोक्राइन का मतलब क्या होता है, हेट्रोक्राइन का मतलब होता है कि ये एक्सोक्राइन भी होते हैं और एंडोक्राइन भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि पैनक्रियास। अगर हम पैनक्रियास की बात करें तो पैनक्रियास में आइलेट ऑफ पैनक्रियास जो होता है दैट इज एंडोक्राइन। ठीक है, और वहीं पे जो पैनक्रियाटिक असाइनी होती है वो होती है एक्सोक्राइन, क्योंकि वो पैनक्रियाटिक एंजाइम सेक्रेट करती है। जो आइलेट होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन सेक्रेट करती हैं। वहीं पे जो पैनक्रियाटिक असाइनी होती है उसी के अंदर एक सेल्स होती है जो कि पैनक्रियाटिक एंजाइम सेक्रेट करती है। तो जो असाइनी है, असाइनी दिखाती है एक्सोक्राइनस नेचर और आइलेट्स ऑफ पैनक्रियास दिखाते हैं एंडोक्राइनस नेचर। तो एक ही ऑर्गन के अंदर दोनों तरीके के सेल्स प्रेजेंट है, तो वैसे ऑर्गन को हम कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो उसका एग्जांपल है पैनक्रियास और गोनाड्स। ठीक है, गोनाड्स यानी कि टेस्टिस भी और ओवरीज। तो ये सेकंड बेसिस था क्लासिफिकेशन का। अब एक और बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है वो समझो। दो बेसिस हो चुका है, तीसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेक्रीशन। नेचर ऑफ सेक्रीशन का मतलब क्या होता है कि चलो मैंने मान लिया कि एक्सोक्राइन हो सकता है, एंडोक्राइन हो सकता है, लेकिन ये ग्लैंड जो प्रोडक्ट सेक्रीट करते हैं वो कितना वाटरी है, यानी कि वो एकदम डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। इस बेसिस पे हमने ग्लैंड्स को डिवाइड कर दिया है। और इस बेसिस पे हमने ग्लैंड्स को कैसे डिवाइड किया है तो वो समझो। यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला है एपोक्राइन ग्लैंड, मेरोक्लाइन ग्लैंड, या फिर इसी का नाम है एक्राइन ग्लैंड, एंड देन कम्स द होलोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इन तीन पे हमने मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेक्रीशन के बेसिस पे तीन डिफरेंट पार्ट्स में हम ग्लैंड को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहला है दिस इज द मेरोक्लाइन ग्लैंड, इसी को एक्राइन भी बोल सकते हैं। देखो होता क्या है कि ये एक एपिथेलियम टिश्यू तुम्हें दिखा के रखा है, ठीक है ना, एपिथेलियल टिश्यू का क्लस्टर है। और इसी एपिथेलियल टिश्यू, ये मान लो ये एक एपिथेलियल टिश्यू है, इसी के अंदर क्या होता है कि जो भी सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनते हैं। ओके, तो इसके अंदर मान लो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स बन गए जब, तो ये सेल्स क्या करते हैं कि इसे ल्यूमेन में छोड़ देते हैं। ल्यूमेन एक स्पेस होता है, ठीक है, उसमें अपने प्रोडक्ट्स को ये डाल देते हैं इस तरीके से। तो जब ये प्रोडक्ट्स को डालते हैं इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स बाहर आता है। ठीक है, कोई भी पार्ट ऑफ सेल, कोई भी पार्ट ऑफ सेल नहीं बाहर आता। सेल का मतलब कि उसका सेल का साइटोप्लाज्म या कोई और ऑर्गेनल्स बाहर नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बाहर आता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बाहर आने की वजह से क्या होता है कि इसका जो सेक्रीशन होता है वो काफी ज्यादा डाइल्यूट होता है। तो सेक्रीशन काफी ज्यादा डाइल्यूट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं वाटरी होता है। ठीक है, तो वैसे ग्लैंड्स को जिसमें कि कोई सिर्फ और सिर्फ सेक्रीशन बाहर आता है, पार्ट ऑफ द सेल इंटैक्ट रहता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना इंटैक्ट सेल, इंटैक्ट रहता है सेल, सिर्फ और सिर्फ वेसिकल जो होता है वो बाहर आता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वैसे सेल्स को हम बोलते हैं मेरोक्लाइन ग्लैंड, जैसे कि स्वेट ग्लैंड। तुम ही सोचो कि जब स्वेट तुम हमारे बॉडी से बाहर आता है तो वो कितना डाइल्यूट और वाटरी होता है। ठीक है, वो कंसंट्रेटेड नहीं होता है। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि ये इसका एग्जाम्पल है एक्राइन या फिर मेरोक्लाइन ग्लैंड का। अब दूसरा देखो, ये देखो यहाँ पर दूसरा है एपोक्राइन
और होलोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये दो ग्लैंड्स हैं। एपोक्राइन का मतलब क्या होता है? एपो का मतलब होता है अपाइकल। एपो का मतलब होता है अपाइकल, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। एपो का मतलब होता है अपाइकल। तो इसमें भी क्या होगा कि जो सेल के जो सेक्रीशंस हैं वो इन सेल्स इसके अंदर ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन जब बाहर निकलते समय कुछ अपाइकल पोर्शन, ये क्या होता है कि जो सेल का सेक्रीशन हुआ वो बना और फिर ये सेल के अपाइकल पोर्शन पे जाके इस तरीके से जमा हो जाता है। निकलने की जब बारी आती है तो छोटा छोटा सा पोर्शन सेल का भी निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से छोटा सा सेल का पोर्शन भी निकल जाता है। यहाँ पे देखो निकलता हुआ दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है पिंच्ड ऑफ पोर्शंस ऑफ सेल्स रिलीजिंग सेक्रेटरी प्रोडक्ट, यानी कि छोटा सा पोर्शन निकलता है। तो तुम सोचो कि थोड़ा सा तो इसका जो सेक्रीशन होगा वो इम्प्योर हो गया, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म भी आ गया और कुछ हद तक ये कंसेंट्रेटेड हो गया एज कंपेयर टू एक्राइन ग्लैंड, थोड़ा सा कंसेंट्रेटेड हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। इसमें आता है मैमरी ग्लैंड। ठीक है, यानी कि मिल्क। ओके, तीसरा जो एग्जांपल है दैट इज होलोक्राइन ग्लैंड। होलो का मतलब ही होता है होल। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा सेल जो होता है, सेल के अंदर चलो प्रोडक्ट्स बना, सेक्रीशन के समय क्या होगा कि पूरा का पूरा सेल ही इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा सेल, ये देखो मासेस में निकल रहा है ना सेल। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इम्प्योर होता है और ये काफी ज्यादा कंसेंट्रेट होता है एज कंपेयर टू द एपोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मिबोमियम ग्लैंड्स। तुम्हें एग्जाम्पल्स नहीं याद करने हैं। ठीक है, जनरली तुम्हें अगर चाहो तो जितने एग्जाम्पल्स तुम्हें यहाँ इस स्लाइड में दिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वो याद कर लो। स्वेट ग्लैंड तो वैसे ही तुम्हें याद हो जाएगा, है ना। स्वेट ग्लैंड में तो कुछ वैसा नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल से भी बता दिया कि उसका सेक्रीशन होता है वो वाटरी होता है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। मैमरी ग्लैंड सेकंड का एग्जाम्पल है, जो बचा कुचा है वो थर्ड का एग्जाम्पल है, वैसे याद कर सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट ऑल्दो नहीं है, लेकिन एक दो बार इससे क्वेश्चन आया था इसीलिए पढ़ाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड का स्लाइड ऊपर नीचे हो गया। ये ग्लैंड्स का पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है। अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, एक सेल को कनेक्टिव टिश्यू बनने के लिए या फिर एक टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू बनने के लिए तीन अहम चीजों का होना जरूरी है, तभी हम बोलेंगे कि ये टिश्यू जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। और वो तीन अहम चीजें क्या क्या है? तो सबसे पहला है सेल्स होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है। दो सेल्स को जोड़ के रखने के लिए उसमें मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस या इंटरसेलुलर सब्सटेंस होना चाहिए उन दोनों के बीच में। और कुछ प्रोटीन फाइबर्स भी होने चाहिए, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू कहने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। एक सेल्स होना चाहिए, उन्हें जोड़ के रखने के लिए मैट्रिक्स होना चाहिए और प्रोटीन फाइबर्स होने चाहिए। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि एक टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि कनेक्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट और लिंक प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा, ये मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू हमारे बॉडी में। ये दोनों पॉइंट जो है एनसीईआरटी की है। ठीक है, कि मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू अगर बॉडी में पूछा जाए तो इट इज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब देखो फिर से ओरिजिन की बात होती है, तो कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन पहले स्लाइड में हमने बताया था, ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है, यानी कि मीजोडर्म से डिराइव होता है। तो समझना, मीजोडर्म से डिराइव होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं, या फिर हार्टविक ने इसे कहा मीजेनकाइम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, तो ये तीन आसान से पॉइंट्स। पहला, कनेक्टिव टिश्यू पहले के लिए हमें तीन चीजें होनी चाहिए, सेल्स, सेल को जोड़ने के लिए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन फाइबर्स। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, इसीलिए हार्टविग ने इसे नाम दिया मीजेनकाइम। अब देखो ये एक डायग्राम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मान लो कि हमने एक टिश्यू लिया। टिश्यू क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमने कुछ 6 डिफरेंट सेल्स लिए। 6 सेल्स ही क्यों लिए?
6 से ज्यादा होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा क्या, या कनेक्टिव टिश्यू नहीं बनेगा क्या? ऐसा नहीं है। होता ही है कि 6 से ज्यादा सेल्स जब मिलते हैं तब भी कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में हमने सिर्फ 6 सेल्स के बारे में मेंशन कर रखा है, इसीलिए हम अभी 6 सेल्स के साथ ही बात करेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि 6 डिफरेंट सेल्स जब असेंबल किए तो इन्होंने टिश्यूज का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और ये 6 डिफरेंट सेल्स कौन कौन से हैं तो समझना, ये हैं। सबसे पहला सेल फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा मास्ट सेल, तीसरा मैक्रोफेज, चौथा लिम्फोसाइट। ये क्या क्या है हम अभी समझेंगे एक एक करके। पांचवा प्लाज्मा सेल, और छठा है एडिपोज, ठीक है, एडिपोज सेल तुम बोल सकते हो। तो ये 6 डिफरेंट तरीके के सेल्स हैं, जब ये मिलते हैं जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो तुम्हें 6 अलग अलग रंग दिख रहे हैं, ये 6 अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है। अब ये सेल्स जब आए तो इन्होंने यहाँ पर अपना सेक्रीशन पोर करना स्टार्ट किया, ठीक है। और सेक्रीशन क्या था? सेक्रीशन था हाइलुरोनिक एसिड का, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। और यही हाइलुरोनिक एसिड जो है एक चिपचिपा दलदल की तरह होता है, एक चिपचिपा दलदल की तरह होता है, और यही इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है, या फिर इसी को हम ग्राउंड सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सेल्स आ चुके हैं 6 सेल्स ने सेक्रेट किया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी आ गया। अब इन्हीं में से कुछ सेल्स होते हैं जो कि क्या सेक्रेट करते हैं? प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है। और ये प्रोटीन फाइबर्स 3 तरीके के होते हैं। ये प्रोटीन फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं कोलेजन, ये होते हैं इलास्टिन, और ये होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। यही 3 तरीके के फाइबर्स सेक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो तीनों चीज आ गई तो अब हम बोलेंगे कि हाँ अब ये कनेक्टिव टिश्यू बन चुका है। अब ये सेल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल्स होते क्या है। तो सबसे पहला सेल्स हमने बता दिया। पहले आ जाओ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पे, छोटा सा स्लाइड है, पहले इसको समझ लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे मैंने बताया कि जब 6 सेल्स आए तो इन्होंने कुछ सेक्रीट किया, अपने चारों तरफ कुछ सेक्रीट किया, एक चिपचिपा दलदल जैसे, जो कि एक जिसे हम बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। और हाइलुरोनिक एसिड जो है ये एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो इट इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, ये लिखा हुआ है, या क्या लिखा हुआ है मैं इधर लिख देती हूँ, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द सेल्स। सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेल जो है दैट इज फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। यहाँ से सेल्स स्टार्ट हो चुका है। जब सबसे पहला सेल है दैट इज द फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स लार्जेस्ट सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लार्जेस्ट सेल्स अगर तुमसे पूछा जाए कि कनेक्टिव टिश्यू में 6 सेल्स तुम्हें पाए जाते हैं, ठीक है, 6 में से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? तो वो होगा फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सिर्फ और सिर्फ लार्जेस्ट नहीं है, ये सबसे ज्यादा नंबर में भी पाया जाता है, तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज द लार्जेस्ट एंड एज वेल एज मैक्सिमम नंबर में जो पाया जाता है, तो वो फाइब्रोब्लास्ट ही है। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है कि जो इसके साइटोप्लाज्म होता है वो इस तरीके से प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो अब ये तुम्हें इसका शेप कुछ इरेग्युलर सा दिखेगा। तुम ही सोचो अगर एक सेल का साइटोप्लाज्म इस तरीके से प्रोजेक्टेड आउट टाइप्स अपीयरेंस दे तो ये सेल का शेप कैसा हो जाएगा? इरेग्युलर, क्योंकि कोई शेप ही नहीं है इसका, तो इरेग्युलर शेप होता है इसका, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है इरेग्युलर इन शेप ड्यू टू ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। तो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म जो होगा ब्रांच अपीयरेंस दिखाएगा। अब फाइब्रोब्लास्ट का मतलब क्या होता है? फाइब्रो से समझ में आएगा फाइबर, और ब्लास्ट का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग,
तो वहां पे मैंने बोला था 6 सेल्स में से कोई एक ऐसा सेल है जो कि फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, तो वो कौन सा है? वो फाइब्रोब्लास्ट ही है। ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन कर रहा है प्रोटीन फाइबर्स का, तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ, यानी कि जो एसेंशियल फंक्शन ये दिखाएगा वो दैट इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, जो कि 3 तरीके के थे, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर एक सेल बहुत ज्यादा प्रोटीन फाइबर्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो हम उसमें क्या बोल सकते हैं कि किस सेल ऑर्गेनल का नंबर सबसे ज्यादा होगा? कोई बताएगा? आरबीसी, सॉरी, इसी राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो राइबोसोम्स कहाँ पर ऐसे अकेले तो नहीं मिलते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर तुम इसके साइटोप्लाज्म को जब स्टेन करोगे तो तुम्हें इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिलेगा, यानी कि इट इज रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि राइबोसोम्स में रिच होना। ओके, तो बिल्कुल सही है। अब देखो, ये प्राइमरी फंक्शन मैंने बताया कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? वो होता है दे आर चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स, यानी कि 6 सेल्स थे, 6 सेल्स वहां पे थे, उन्होंने अपने चारों तरफ एक चिपचिपा दलदल तैयार किया था। ठीक है, हाइड्रोलोनिक एसिड सेक्रीट करके। अब इसमें सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा सेल पाया जा रहा है? फाइब्रोब्लास्ट। सबसे लंबा या सबसे बड़ा कौन सा सेल है? फाइब्रोब्लास्ट। तो सबसे ज्यादा मैट्रिक्स कौन सेक्रीट करेगा? फाइब्रोब्लास्ट। तो इस वजह से चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल इज फाइब्रोब्लास्ट। लेकिन ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। अगर प्राइमरी फंक्शन कभी तुमसे पूछा जाए या सिंपल से ये पूछा जाए कि फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है, तो तुम यही लिखोगे कि प्रोड्यूस प्रोटीन फाइबर। ठीक है, ये पहला सेल जो है वो खत्म हुआ। दूसरा सेल के बारे में बात करते हैं, दैट इज मैक्रोफेज। सेल्स में नंबर कर दूंगी, ऊपर नीचे हो गया अपलोड करते समय। दूसरा सेल इज मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज का अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो काफी इरेगुलर सा इसका स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिल रहा है ना? कोई भी फिक्स इसका शेप नहीं है, तो इसे हम कहते हैं कि ये अमीबा की तरह दिखते हैं, क्योंकि अमीबा का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये अमीबॉइडल सेल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर अमीबॉइडल सेल्स। ओके, अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? न्यूक्लियस का शेप होता है किडनी की तरह, इसीलिए इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है दैट इज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा सेल है, ऐसा कौन सा सेल है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जिसका जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप का है, तुम क्या लिखोगे? मार्कोफेज। मैक्रोफेज। वेरी गुड। तो इसको, इसका दूसरा नाम हम लोग हिस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज सेकंड लार्जेस्ट इन साइज एंड सेकंड लार्जेस्ट इन नंबर। फर्स्ट लार्जेस्ट था फाइब्रोब्लास्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट क्या है? साइज में भी और नंबर में भी, साइज एंड नंबर दोनों में मैक्रोफेज। ठीक है, अब देखो इसका साइटोप्लाज्म जो होता है ए ग्रैन्युलर होता है, यानी कि इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं देखने को मिलते। लेकिन अगर तुम इसके डायग्राम को ढंग से देख रहे होगे तो यहाँ पर तुम्हें ब्लैक कलर के स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, तो तुम बोलोगे ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर तो दिख रहे हैं, तो वैसा नहीं है। ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये ग्रैन्यूल्स नहीं है, ये लाइसोसोम्स है। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा सा लगता है ग्रैन्युलर, लेकिन ये इसमें ग्रैन्यूल्स रहते नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बट अपीयर्स ग्रैन्युलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई नंबर ऑफ लाइसोसोम्स। तुम क्या याद रखोगे कि ये ए ग्रैन्युलर होता है, इसमें लाइसोसोम्स का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। और लाइसोसोम्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी में सुसाइडल बैग्स की तरह काम करते हैं, किसी भी फॉरेन प्रोडक्ट को फैगोसाइटोज कर देते हैं। तो अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। मैक्रोफेज का फंक्शन क्या है? मैक्रोफेज के अंदर पाया जाता है लाइसोसोम्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका कुछ फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा वो रिलेटेड होगा लाइसिस से या फाइगोसाइटोसिस से। तो सिमिलरली अगर इसके बॉडी, किसी के बॉडी में मान लो कोई माइक्रोब्स आया, तो ये मैक्रोफेज जो होंगे ये एक्टिव हो जाएंगे और ये फैगोसाइटाइज कर देंगे उस मैक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो उस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस।
अब कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे खुद के सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, खुद के सेल्स क्या होंगे, टूट जाते हैं, या फिर मान लो कि वो worn आउट हो गए, उनका डेथ हो गया, वो डेड हो गए, तो उन्हें हमारे बॉडी से हटाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो डिफरेंट रिएक्शंस हमारे बॉडी में कर सकते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं रहे, क्योंकि वो डेड हो चुके हैं। तो उन्हें हटाने के लिए भी मैक्रोफेज एक्टिवेट होते हैं, और ये क्या करते हैं, दे एक्ट एज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर का काम क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करना, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्कैवेंजर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज दे डिस्ट्रॉय डेड और डैमेज्ड सेल्स। किसे क्लीन करने के लिए, कनेक्टिव टिश्यू क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में रहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा सेल था। अंदर चलो, अब तीसरा सेल की बात करते हैं, ठीक है। तीसरा सेल इज, तीसरा सेल जो है दैट इज द मास्ट सेल, ठीक है। तीसरा सेल कौन सा है, मास्ट सेल। अब देखो मास्ट सेल में एक तुम्हें एस टाइप का कुछ अंदर की तरफ दिख रहा है, ये पूरा पूरा एस तुमको दिख रहा है अंदर की तरफ, है ना। ये क्या है, ये है एक एस शेप्ड न्यूक्लियस, जैसे कि इसके पहले वाले एग्जांपल में मैक्रोफेज में किडनी शेप्ड न्यूक्लियस था, मास्ट सेल में एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है। तो मास्ट सेल जो होता है ये एज कंपेयर टू जो मैक्रोफेज है इससे छोटा होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्मॉल। और अगेन ऐसा कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसीलिए फिर से ये अमीबॉइडल होता है। लेकिन तुम डिस्टिंग्विश कैसे करोगे मास्ट सेल और मैक्रोफेज को, क्योंकि दोनों के दोनों अमीबॉइडल है। तो तुम तुम न्यूक्लियस के शेप के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करोगे। इसमें जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो एस होता है, वहां पे किडनी शेप होता है, ठीक है। तो अगर डायग्राम आया तो तुम डिस्टिंग्विश कर सकोगे कि क्या है क्या नहीं है। अब देखो, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल, तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत कम अमाउंट में मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं, छोटे हैं, छोटा सा मैट्रिक्स बनाएंगे अपने चारों तरफ का, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये जो मास्ट सेल्स होते हैं ये ग्रैन्युलर होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस थे ए ग्रैन्युलर, इनमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि ये ग्रैन्युलर होते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे बॉडी में मास्ट सेल एक्टिवेट होता है तो होता क्या है कि मास्ट सेल रप्चर कर जाता है। मास्ट सेल जब भी हमारे बॉडी में एक्टिवेट होता है तो रप्चर करेगा, और क्यों रप्चर करता है, ताकि उसके अंदर पाए जाने वाले ग्रैन्यूल्स जो हैं वो भी रप्चर कर जाएं। और जब उनके अंदर पाए जाने वाले ग्रैन्यूल्स रप्चर करेंगे तो वो तीन चीजें रिलीज करते हैं, और वो तीन चीजें क्या है, वो है HHS। ये तीन चीजें हैं HHS, यानी कि हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। तुम्हारे लिए नया नाम हो सकता है, लेकिन ये अभी आगे बहुत बार आएगा, ठीक है। सबसे पहले इजी वाले से स्टार्ट करते हैं, दैट इज हेपेरिन। हमारे बॉडी में जो है हेपेरिन पाया जाता है, क्यों, क्योंकि ये एंटी कोगुलेटिव नेचर का होता है। ये शायद हमने पढ़ा भी है जब हमने एनिमल किंगडम डिस्कस कर रहे थे हम तब। होता क्या है कि हमारे बॉडी में खून जो है वो जमता नहीं है ना। क्यों नहीं जमता है, लेकिन वहीं पे अगर कट लगती है तो वो जम जाता है? क्यों, क्लॉट कर जाता है बॉडी के अंदर, क्यों नहीं क्लॉट कर रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है हेपेरिन, जो कि उसे फ्लूइड नेचर में बना के रखता है। पूछा जाएगा कि हेपेरिन का केमिकल नेचर क्या है, तो तुम बोलोगे म्यूकोपॉलीसैकेराइड नेचर का होता है। फिर नीट में क्वेश्चन आया था कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन का केमिकल नेचर क्या है, तो याद रखना चाहे वो हिस्टामिन हो चाहे वो सेरोटोनिन हो, दोनों के दोनों अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, यानी कि अमाइनो एसिड से डेराइव किए हुए। ओके, हिस्टामिन जो है वो किस अमाइनो एसिड से डेराइव्ड है, तो वो डेराइव्ड है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन से डेराइव्ड है। हिस्टिडीन एंड हिस्टामिन, हिस्टिडीन एक अमाइनो एसिड है जिससे हिस्टामिन बना, और सेरोटोनिन जो है ये डेराइव्ड है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से। ये सारी चीजें बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए याद रखो कि हिस्टिडीन से डेराइव्ड है हिस्टामिन। सेरोटोनिन का दूसरा नाम होता है 5-HT का मतलब है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो ये किससे डेराइव्ड है, ट्रिप्टोफैन से। मैं लिख देती हूँ 5-HT का मतलब होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। अब समझो, जब हिस्टामिन निकलता है तो वो क्या करता है कि हमारे ब्लड, मान लो कहीं पर ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल्स कहीं पर दब गए होंगे, कुछ इस तरीके से हो गए होंगे,
ठीक है। तो क्या होगा, मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा और इस जगह पे जाके एक्ट करेगा। तो इस जगह पे हिस्टामिन जैसे ही रिलीज करेगा तो क्या होगा कि वेसोडाइलेशन होगा। वेसोडाइलेशन का मतलब क्या होगा कि ये ब्लड वेसल्स जो होंगे वो डायलेट कर जाएंगे, ओरिजिनल साइज में अपने वापस आ जाएंगे। ठीक है। मान लो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा वेसोडाइलेशन हो गया है, ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल शेप था ब्लड वेसल्स का, उन उससे जो शेप है वो कई ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। तो फिर से मास्ट सेल्स क्या करेंगे, सेरोटोनिन को रिलीज कर देंगे और ये सेरोटोनिन क्या करेगा, इस जगह पे जाके वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देगा, यानी कि किसी चीज को ऐसे कंस्ट्रिक्ट कराना। ठीक है। तो इसके डायमीटर को कम कर देगा। ठीक है। तो ये इसका काम है। हिस्टामिन वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है, सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है और हेपारिन एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। अभी तुम्हारे लिए सारी चीज मुश्किल हो रही होगी, लेकिन आगे में तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि बहुत बार तुम्हारे सामने ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट सेल, दैट इज एडिपोज सेल के अंदर। देखो एडिपोज सेल को हम एडिपोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है मोनोलॉक्यूलर एडिपोसाइट, इसका मतलब क्या होता है तो समझो। होता क्या है कि हमारे बॉडी में हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमने फूड इनटेक किया। बॉडी को जितनी जरूरत थी, बॉडी नीड्स के हिसाब से, मान लो 100% हमने फूड इनटेक किया, उसमें से 80% जो है बॉडी को नीड थी, बॉडी ने यूज कर लिया डिफरेंट एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है। 20% जो है सरप्लस बच गया। तो ये सरप्लस फूड, सरप्लस कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाता है, ये जाता है एडिपोज टिश्यू के अंदर या एडिपोज सेल के अंदर। ये 20% कार्बोहाइड्रेट चला जाएगा और ये कार्बोहाइड्रेट जो होगा ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और फैट के फॉर्म में इस एडिपोज सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। जो एडिशनल कार्बोहाइड्रेट है जिसका कोई जरूरत नहीं है, मान लो ये कभी स्टारवेशन का टाइम आया, यानी कि जब हम फास्टिंग रखते हैं, या कभी मान लो हमें टाइम पे खाना नहीं मिला, तो अब क्या है कि यही फैट जो है ये वापस से हमें फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो इस वजह से ये स्टोर हो जाता है स्टोर हाउस में हमारे। तो स्टोर हाउस क्या है, एडिपोज सेल। तो ये फैट जो है ये फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि फैट ड्रॉपलेट। ठीक है। तो मान लो कि ये एडिपोज सेल है, इसके अंदर ये एडिपोज सेल है, इसके अंदर ये एक बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट स्टोर हो चुका है। ठीक है। तुम ही सोचो, उसके साइटोप्लाज्म में अगर इतना बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट स्टोर हो चुका है, तो उसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो एक पेरिफेरी की तरफ ढकेल दिया जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा अगर फैट ग्लोब्यूल है तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म एक इस तरीके से कॉर्नर में ढकेल दिया जाएगा। तो जो न्यूक्लियस है जो बीच में रहता था वो भी ढकेल दिया जाएगा साइड के तरफ। ठीक है। तो इसमें तुमको न्यूक्लियस कैसे दिखेगा, फ्लैट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा, पेरिफेरल हो जाएगा, क्योंकि बीच में कौन आ चुका है, बीच में आ चुका है फैट ग्लोब्यूल। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस बिकम्स पेरिफेरल। ठीक है। और पेरिफेरल होने की वजह से न्यूक्लियस हो जाता है फ्लैट। अब समझना, अगर एक बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल आकर इस तरीके से बीच में आ जाए तो एक फैट ग्लोब्यूल है, इसीलिए हम इस तरीके के डिपोजिशन को बोलते हैं मोनोलॉक्यूलर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक फैट ग्लोब्यूल यहाँ पर है। ठीक है। तो सिंगल लार्ज सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल इज प्रेजेंट, इसीलिए मोनोलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स। अब एक और देखो यहाँ पर, मोनोलॉक्यूलर तो हो गया। अब देखो मल्टीलॉक्यूलर। तो दो तरीके के एडिपोसाइट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, एक मोनोलॉक्यूलर जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक फैट ग्लोब्यूल है, और एक मल्टीलॉक्यूलर जिसमें से एक से ज्यादा फैट ग्लोब्यूल्स है। अब मान लो होता क्या है कि जो फैट ग्लोब्यूल्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में आकर इस तरीके से डिपॉजिट हो जाए सेल के अंदर। ये सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके से टुकड़ों में फैट ग्लोब्यूल डिपॉजिट हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूक्लियस जो है वो आराम से बीच में रह सकता है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। तो न्यूक्लियस अगर आराम से बीच में रह सकता है तो यहाँ पर न्यूक्लियस चपटा नहीं होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस जो होगा वो सिलेंड्रिक स्पेरिकल होगा, और साइटोप्लाज्म भी सेंट्रल होगा, कोई पेरिफेरल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा समझना, ये चीज समझने वाली है। साइटोप्लाज्म क्या यहाँ पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टुकड़ों के फॉर्म में
प्रेजेंट है, तो देखो ये जो व्हाइट कलर का तुम्हें पूरा स्पेस दिख रहा है दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म देखो और यहाँ पर साइटोप्लाज्म देखो। यहाँ पर साइटोप्लाज्म कितना कम है क्योंकि बीच का पूरा एरिया तो फैट ग्लोब्यूल से भर गया, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म थोड़ा कम भी है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि टुकड़ों के फॉर्म में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म ज्यादा तो सेल ऑर्गेनल्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि सेल ऑर्गेनल जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो होते हैं। सेल ऑर्गेनल ज्यादा होंगे यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, वो भी ज्यादा कहाँ पर होगा, मल्टीलोक्युलर एडिपोसाइट में ज्यादा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, ये पावर हाउस होता है सेल का, तो एनर्जी प्रोडक्शन करता है ना, तो ज्यादा एनर्जी कहाँ मिलेगी हमें, ब्राउन में, यानी कि सॉरी मल्टीलोक्युलर में कि यूनिलोक्युलर में, मल्टी सॉरी मल्टीलोक्युलर, हाँ मल्टीलोक्युलर में मिलेगी ज्यादा। ओके, ये समझ में आ गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मल्टीलोक्युलर में जो होता है हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है, और मल्टीलोक्युलर को हम ब्राउन फैट भी कहते हैं। ब्राउन फैट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो इसे ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है। यानी कि ये मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, ये इस तरीके का एक सेल है, दिस इज द मल्टीलोक्युलर एडिपोसाइट, ये दूसरा एडिपोसाइट है, ये तीसरा एडिपोसाइट है। इस तरीके से जब एडिपोसाइट्स यानी मल्टीलोक्युलर एडिपोसाइट्स जब जुड़ेंगे तो ये एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज मल्टीलोक्युलर टिश्यू, या फिर वो ब्राउन कलर का दिखेगा। जब ये बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो ब्राउन कलर का दिखने लगता है, इसीलिए हम इसे ब्राउन फैट कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट। और वहीं पर अगर ये इस तरीके के सेल्स जुड़ने लगेंगे तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा जो कि व्हाइट कलर का दिखेगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं व्हाइट फैट, ठीक है। तो ये दो टिश्यूज यहाँ पर हो गए एडिपोसाइट्स के। अब इसके बाद जो हमें 5वां नंबर पे पढ़ना है दैट इज लिम्फोसाइट। देखो लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट तुम्हें बस इतना समझना है, इम्यूनिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट दो तरीके का होता है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है एंटीबॉडी बनाता है हमारे बॉडी में, और टी लिम्फोसाइट जो होता है ये जनरली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या है क्या नहीं है, ये शायद 11th तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चीजों को थोड़ा आसान करते हैं, ठीक है। तुम क्या करोगे कि ये दोनों चीजें नहीं पढ़ोगे अभी, ठीक है, तुम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ लो कि ये बी सेल और टी लिम्फोसाइट दो फॉर्म का होता है, और लिम्फोसाइट क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो वैसे तो दो तरीके के इम्यूनिटी होते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होते हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख रखा है, दैट इज की सेल ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो यानी कि इसने सिर्फ और सिर्फ बी लिम्फोसाइट के बारे में लिखा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिम्फोसाइट सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो फिलहाल 11th के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि लिम्फोसाइट जो होता है इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन तुम्हारे नीट में नहीं आएगा जहाँ पे तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे तुम्हें कंफ्यूज किया जाए, क्योंकि तुम्हारा 11th और 12th दोनों के बेसिस पे नीट होगा, तो उस समय तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। फिर इसका शेप के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इसमें एक सेंट्रली लोकेटेड लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब देखो ये बहुत बड़ा सा तुम्हें एक सेंट्रली लोकेटेड लार्ज न्यूक्लियस दिख रहा है, तो सिमिलर सी बात होगी कि साइटोप्लाज्म फिर से पेरिफेरल हो जाएगा, देखो साइटोप्लाज्म पेरिफेरल हो गया, ठीक है। तो यही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट के बारे में तुम्हें यही पढ़ना है। अब लास्ट सेल दैट इज द प्लाज्मा सेल, ठीक है, लास्ट छठा सेल के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज द प्लाज्मा सेल। अब देखो ये भी स्मॉल अमीबॉइडल सेल्स होते हैं, कोई शेप नहीं है तो अमीबॉइडल हो गए। होता क्या है, अभी हमने लिम्फोसाइट पढ़ा ना, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व था। ये जो लिम्फोसाइट है जब ये डिवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में डिवाइड करेंगे तो एक सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम है प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो यानी कि प्लाज्मा सेल्स किससे बने हैं, लिम्फोसाइट से बने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिम्फोसाइट्स डिवाइड टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है,
इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्हें हम कार्ट व्हील सेल्स बोलते हैं। क्यों कार्ट व्हील सेल्स बोलते हैं? रीजन शायद ना पूछा जाए कहीं पे, अगर पूछा जाए तो बहुत सिंपल सा रीजन है, समझो। हर सेल के अंदर क्रोमैटिन होता है ना। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जनरली क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, इन दीज सेल्स राउंडेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, जिसमें और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो इस तरीके से रेडियल स्पोक्स के फॉर्म में अरेंज हो जाता है। जैसे तुमने साइकिल के पहिए देखे हैं, इस तरीके से स्पोक्स लाइक होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, साइकिल के पहियों को न्यूक्लियस समझो और उसके अंदर जो स्पोक्स है उसे क्रोमैटिन समझो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो स्पोक लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रोमैटिन है। तो इस क्रोमैटिन के इस तरीके के अरेंजमेंट की वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, कार्ट व्हील, पहियों में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है, कार्ट व्हील। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है, जनरली कहीं भी पूछा गया प्लाज्मा सेल से रिलेटेड क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि इसका कार्ट व्हील सेल्स आर डैश, तो बस प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। कुछ एडिशनल पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो कि these are also known as clone of lymphocytes। clone of lymphocytes मतलब क्या होता है, क्योंकि lymphocytes के डिविजन की वजह से बने। जब भी कुछ चीज डिवाइड करके नया चीज बनाती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये उसके क्लोन की तरह है, ठीक है। यानी कि इनका फंक्शन जो होगा वो भी lymphocyte की तरह ही होगा। तो इनका फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे क्या है, इस पॉइंट में सिर्फ सब कुछ तो lymphocyte की तरह ही है, ये पॉइंट भी lymphocyte की तरह ही है। क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है, यहाँ से, ओके। ये 6 डिफरेंट सेल्स हो गए। अब सेल्स जो थे 6 सेल्स हमने डिस्कस कर लिया, मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिया, बचा प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है। तो अब प्रोटीन फाइबर्स डिस्कस करेंगे, तभी तो ये पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। अभी बस पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू बनने के लिए प्रोटीन फाइबर्स का भी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। तो चलो प्रोटीन फाइबर्स डिस्कस कर लेते हैं। मैंने प्रोटीन फाइबर जब बताया था तो उसमें बताया था कि प्रोटीन फाइबर्स 3 तरीके के होते हैं। एक है कोलेजन, पीएफ का मतलब प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है। एक है कोलेजन, एक है इलास्टिन और एक है रेटिकुलिन। तो अब हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला कोलेजन फाइबर है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वो तुम जाके देखोगे कोलेजन फाइबर का, ठीक है। देखो जो कोलेजन फाइबर होते हैं ना, नाम ही है कोलेजन फाइबर, तो कोलेजन प्रोटीन से ही बने हुए होंगे, ओके। पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। बायोमोलिक्यूल्स जब चैप्टर पढ़ाई होगी तो ये पॉइंट फिर से वहां पे रिपीट होगा। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल किंगडम के अंदर कोलेजन फाइबर है। वहीं अगर हम बात करें मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर तो वो है रुबिस्को। अब ये रुबिस्को क्या है, 11th के लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए कोई काम करिए, तुम बस इसे याद करो। ये प्लांट फिजियो का एक पार्ट है रुबिस्को, राइबोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसका पूरा फुल फॉर्म है। कोई जरूरत नहीं है अभी याद करने की, बस इतना याद रखो कि बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अमाउंट पे कौन ज्यादा मिलता है, तो रुबिस्को। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। अब ये देखो कोलेजन फाइबर्स के ये जो व्हाइट व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यही कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन के बने हुए हैं, तो देखो तुम्हें बंडल के फॉर्म में दिख रहे होंगे, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ये वेवी होता है। देखो वेवी है इस तरीके से, अनब्रांच होता है, यानी कि इस तरीके से तुम्हें इसमें ब्रांचेस नहीं दिखेंगे। देखो ब्रांचेस दिख भी नहीं रहे, एक सिरा से स्टार्ट हो रहा है दूसरे सिरे पे जाके खत्म हो जा रहा है, ओके। तो वेवी अनब्रांच्ड। इसके अलावा बहुत टफ होता है, यानी कि स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, तो कोलेजन फाइबर प्रोवाइड करता है। टफ होता है, इन इलास्टिक होता है और ये ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ बंडल, ठीक है। ये देखो एक बंडल के फॉर्म में तुम्हें देखने को मिल रहा है, एक बंडल के फॉर्म में अकेला कहीं नहीं दिखेगा, जाता है एक साथ गुच्छे में जाता है, यानी कि बंडल के फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर किससे बना हुआ है, कोलेजन प्रोटीन से। वेवी होता है, हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, कोलेजन फाइबर प्रोवाइड करता है, इसलिए टफ होता है।
इनइलास्टिक होता है, अनब्रांच्ड होता है और बंडल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब जब हम इसे देखते हैं ना, तो ये व्हाइट कलर का दिखता है, इसलिए हम इसे व्हाइट फाइबर्स भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाइट फाइबर्स आर डैश, तो कोलाजन फाइबर, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है इससे। फिर जब कोलाजन फाइबर को तो तुम बॉईल करोगे तो वो एक जिलेटिन नाम का कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब दूसरे फाइबर्स पे आ जाओ, दैट इज इलास्टिक फाइबर। नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिक, तो बना हुआ होगा इलास्टिन, ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन से। अब जो कोलेजन फाइबर थे बंडल्स में थे, ये सिंगली अरेंज होता है, ठीक है। तो देखो ये सिंगली अरेंज तुम्हें दिख रहा है ना, और यहाँ से देखो ब्रांचेस भी निकल रहे हैं, इस तरीके से ब्रांचेस निकल रहे हैं, इस तरीके से ब्रांचेस निकल रहे हैं, यहाँ से ब्रांचेस निकल रहे हैं, यहाँ से ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, ये ब्रांच्ड है, ठीक है, ब्रांच्ड है लेकिन सिंगल है। फिर अभी हमने कोलाजन में पढ़ा था कि वो इन इलास्टिक होता है, लेकिन ये देखो मैक्सिमम इलास्टिसिटी दिखाता है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम इलास्टिसिटी कौन दिखाता है, इलास्टिन। जब नाम ही में इलास्टिन इलास्टिक फाइबर है तो इलास्टिन से बना हुआ है और मैक्सिमम इलास्टिसिटी भी दिखाता है। हाई रेजिस्टेंट होता है केमिकल्स के लिए, और जब हम इसे बॉईल करते हैं तो ये जेलेटिन नहीं देता है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम इसे देखते हैं माइक्रोस्कोप या किसी के भी अंदर, तो ये हमें येलो कलर का दिखता है, इसलिए ये येलो फाइबर्स होता है, ठीक है। व्हाइट फाइबर्स हो गया कोलेजन, येलो फाइबर्स हो गया इलास्टिन। अब तीसरे फाइबर की बात कर लेते हैं, दैट इज रेटिकुलर फाइबर। देखो रेटिकुलर फाइबर कुछ इस तरीके का दिखता है, कितना ज्यादा ब्रांच्ड है, ठीक है। इसमें तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि एक अकेले रेटिकुलर फाइबर को तुम नहीं देख पाओगे कि इतना ज्यादा ब्रांचिंग है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाईली ब्रांच्ड। इलास्टिन तो ब्रांच था, लेकिन ये तो हाईली ब्रांच, और ब्रांच होने की वजह से एक डेंस नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि छन्नी होता है, छन्नी कितना ब्रांच होता है ना, छन्नी की तरह दिख रहा है एकदम डेंस नेटवर्क। तो इसमें इलास्टिसिटी एब्सेंट हो जाती है और ये डेलिकेट इन नेचर होता है, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर जो होता है ये जनरली पता है बस जैसा नाम है रेटिकुलर, तो ये बना हुआ है रेटिकुलिन प्रोटीन से, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स में, जैसे स्प्लीन हो गया, ठीक है, थाइमस हो गया, इन सब चीजों में रेटिकुलर फाइबर्स भरे पड़े हैं, ठीक है। अब समझना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्या, इट इज जनरली फाउंड इन द लिम्फोइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड, इन सब में पाया जाता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है अर्जाइरोफिल। देखो होता क्या है, जब रेटिकुलर फाइबर्स को हम जब देखते हैं तो वो हमें इस तरीके से दिखते हैं नहीं, ठीक है। माइक्रोस्कोप में तुम डालोगे तुम्हें नहीं दिखेंगे, तुम्हें स्टेन करना पड़ेगा उसे सिल्वर डाई से, ठीक है। तुम इसे जब स्टेन करोगे सिल्वर डाई से तभी दिखेंगे, ठीक है। सिल्वर डाई का स्टेन ये लेते हैं, देखिए है ना, सिल्वर डाई के स्टेन ये लेते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें बोलते हैं अर्जाइलोफिल। अर्जाइलो का मतलब होता है सिल्वर, इसीलिए हम बोलते हैं इसे अर्जाइरोफिलिक फाइबर्स, ओके। तो ये था रेटिकुलर फाइबर्स के बारे में। तो इसके अलावा तो नहीं है, हाँ ये तुम्हारा आज का स्लाइड यहाँ पे खत्म हुआ कि आज हमने क्या पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। अभी हमें एक और चीज पढ़ना है, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, एक सेकंड इसमें टिक लगा देते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट क्या, बस छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है उसके बारे में, 15-20 मिनट का, वो हम नेक्स्ट क्लास का स्टार्टिंग में उसे कंप्लीट कर लेंगे। और फिर उसके आगे का बस 2-3 लेक्चर बचा हुआ है, उसके बाद ये एनिमल टिश्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कुछ अच्छे से टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे, या तो बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ह्यूमन फिजियो का कुछ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कॉकरोच अभी नहीं पढ़ाएंगे, कॉकरोच लास्ट में। अभी फिर से अभी एनिमल किंगडम से उठे हो, उसके सदमे से उठने के बाद अगर डायरेक्टली कॉकरोच पढ़ोगे तो फिर से बहुत बोरिंग लगेगा। कॉकरोच में कुछ नहीं है, बस रटना है, ठीक है, इसीलिए। तो अभी किसी को कुछ याद किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
नहीं है। मैम डाउट नहीं है आज। कोई कुछ बोल रहा है? यस मैम, मैं बोली मैम डाउट नहीं है। अच्छा, डाउट नहीं है, ठीक है। तो फिर किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना, जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है? दीपक, तुम्हें कोई डाउट है? मैम बोल रहे कि ये फाइबर वाला जो पहले आप बताए उसी उसी का अंदर ये तीन फाइबर आते हैं। हाँ, जो मैंने बताया ना कि प्रोटीन फाइबर्स है, तो वो प्रोटीन फाइबर ही 3 तरीके के होते हैं, कोलेजन, रेटिकुलिन और इलास्टिन। यस मैम। तुम लोग को एलन का मॉड्यूल मैंने सेंड किया था, तुमने खोल के देखा यस। है उसे? यस मैम, ऊपर से। हाँ, थोड़ा सा देखा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम उसे खोल के देखोगे तो तुम्हें जो क्लासिफिकेशन में दिक्कत लग रहा है ना, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। और कोई दिक्कत है दीपक? नो मैम। ठीक है, क्वेश्चन वेश्चन बना रहे हो ना? हम्म। ठीक है, जिससे कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में तो टेक्स्ट कर देना मुझे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन अच्छा रहा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में सबके साथ डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। तो ठीक है, मीटिंग लीव करते हैं फिर।